तो रेस्ट्रिक्शन क्या है, जब तक लेटर ऑफ ऑफर सेबी में फाइल किया जाता है, ठीक है, ठीक है, जब लेटर ऑफ ऑफर सेबी में फाइल किया जाता है तब तक जब तक या तो वो लिस्टेड हो जाए या नॉन लिस्टिंग की वजह से मनी रिफंड हो जाए, लिस्टेड हो जाए या नॉन की वजह से रिफंड हो जाए। इन दोनों पीरियड के बीच में, हाँ जी, लेटर ऑफ ऑफर से सेबी में लिस्ट हो जाए या नॉन, जैसे इस पीरियड के बीच में ना तो कोई बोनस इशू आ सकता, ना कोई और राइट इशू आ सकता, ना कोई और किसी भी तरह का पब्लिक इशू आ सकता। कुछ भी जब तक ये फाइनलाइज नहीं होता या तो लिस्ट हो जाए, ठीक है, लेकिन ये कब हो सकता है, यदि जो हमने लेटर ऑफ ऑफर दिया था या जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट्स है उसमें फुल डिस्क्लोजर ऑफ हो, किस चीज का, फुल अमाउंट का। इस केस के अलावा देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन ऑन फर्दर इशू। ओ अब बात क्या होती है, जब हम राइट इशू लगा रहे हैं उस समय हो सकता है कंपनी के पास कुछ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हों, पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर हों, प्रेफरेंशियल पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर हों या कन्वर्टेबल अदर सिक्योरिटीज हों, यानी जिनको बाद में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना है, तो या तो इनको कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद ही आप राइट ला सकते हैं। अगर नहीं तो इनको ये मानते हुए कि ये सारे के सारे कन्वर्ट हो गए तो प्रिपोर्शनेट इनको बेनिफिट रिजर्व कर दीजिए इन लोगों के लिए भी, यानी राइट फिर समझ में आया। ये मान के चलिए कि ये यदि कन्वर्ट हो जाए तो जो राइट का फायदा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिला है वो इन लोगों को भी मिले, ठीक है, आफ्टर कन्वर्जन, ठीक है। तो या तो आप इनको कन्वर्ट कर दिए उसके बाद में राइट लाइए, लेकिन जब तक ये पेंडिंग है तब तक राइट नहीं ला सकते अनलेस सिमिलर बेनिफिट उनके लिए रिजर्व करके ना रख दिया गया, उनको भी सिमिलर बेनिफिट मिलना चाहिए। ओके, अब राइट इशू के साथ में यदि चाहे तो राइट के साथ साथ राइट भी एम्प्लॉयज को रिजर्व कर सकता है 1 लाख तक का, ठीक है, एम्प्लॉयज को रिजर्व कर सकता है 1 लाख तक का रिजर्वेशन, है ना। तो ये यहां तक क्लियर हुई राइट इशू, ठीक है। अब हम जरा डिस्कशन करते हैं सेबी की गाइडलाइंस ऑन कंपोजिट इशू। कंपोजिट इशू के केस में क्या पोजीशन है ये हम और देखते हैं।
अब देखते हैं कंपोजिट इशू। कंपोजिट इशू के केस में क्या पोजीशन होगी ये हम देखते हैं। तो कंपोजिट इशू हमने जैसे आपको पहले भी बताया, मींस क्या होता है कंपोजिट इशू, पब्लिक इशू प्लस राइट इशू। हम एक ही इशू ला रहे हैं, पब्लिक इशू भी है साथ में राइट इशू भी है, ठीक है। इसमें हमने आपको बताया था इसकी डिफरेंट प्राइस रख सकते हैं हम, और राइट इशू की डिफरेंट प्राइस। इसकी प्राइस 1 रख सकते हैं, इसकी प्राइस 2 रख सकते हैं, दोनों की प्राइस अलग अलग रख सकते हैं। ये हमने आपको पहले भी बताया था। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, जो प्रमोटर्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा, प्रमोटर्स का जो कंट्रीब्यूशन मिनिमम है वो आपको पहले भी हमने बताया था। कंपोजिट इसमें 20% ऑफ इशू साइज या और 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये सब होगा एक्सक्लूडिंग राइट इशू। तो जो राइट इशू का जो पोर्शन है डेट विल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग कंपोजिट इशूज। अब आ जाइए, कुछ बड़ी कंपनी होती हैं जो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, उनके लिए ये सब जो है, इनके लिए कुछ कंपनी है उनके लिए ये सब फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती। दे कैन कम आउट विद द फास्ट ट्रैक इशूज। सेबी ने जो बड़ी कंपनी है जिनका सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, तो उनके लिए परमिट किया हुआ है फास्ट ट्रैक इशू, ठीक है। अब समझिए फास्ट ट्रैक इशू, ठीक है। ये यहां तक कर लिया। अब हम शुरू करते हैं फास्ट ट्रैक इशू। फास्ट हाँ, ये फास्ट ट्रैक इशू क्या होता है? फास्ट ट्रैक इशूज जिसको कहते हैं FTI। हाँ जी, ये फास्ट ट्रैक इशू किन किन के लिए? ये बेसिकली वेल एस्टैब्लिश्ड लॉ कंप्लायंट कंपनीज के लिए है। तो ये क्या है, ये अब आप समझेंगे, वेल एस्टैब्लिश्ड एंड लॉ, ठीक है। तो ये किन कंपनी के लिए? जो 3 इयर्स बिफोर लेटर ऑफ ऑफर, जिस दिन फाइल किया, इसको कहते हैं रेफरेंस डेट, यानी इस डेट से 3 साल पहले से नेशन वाइड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। नेशन वाइड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है।
इसका जो है 5,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितने का है? कंपनी का 5,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ओके, कम से कम इसका जो 2% ऑफ वेटेड एवरेज टर्नओवर, शेयर मार्केट में एवरेज टर्नओवर इसका बिजनेस होता है, यानी शेयर परचेज में इसकी खरीद फर्क है 2% की। ओके, ये वेटेड एवरेज कब का निकालेंगे? लास्ट 6 मंथ का। और जो कैपिटलाइजेशन निकालेंगे 1 ईयर, जो लास्ट 1 ईयर था इस क्वार्टर से पहले का, क्वार्टर एंडिंग तक का। ठीक है, नाइन्टी 95% यदि कोई ग्रीवियंस है वो रिड्रेस कर दी गई है। लिस्टिंग कंप्लीट 3 ईयर से उसकी कंटिन्यूअस लिस्टिंग की जो भी कंप्लायंस है वो कंप्लायंस की गई है, यानी कंपनी फास्ट ट्रैक कंपनी के लिए क्या है? ठीक है, यदि कोई ऑडिटर्स की यदि कोई क्वालिफिकेशन है, ऑडिटर्स की क्वालिफिकेशन 5% से ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है। जो ऑडिटर्स की क्वालिफिकेशन है वो इसके नेट प्रॉफिट से 5% नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी है उससे ज्यादा अफेक्ट नहीं करती है ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन। ओके, और इस पे कोई प्रोसिक्यूशन नहीं चल रहा, नो प्रोसिक्यूशन। ऐसी कंपनी जिसपे कोई मुकदमा, कोई प्रोसिक्यूशन इस तरह का नहीं चल रहा हो, और सारी की सारी प्रोमोटर ग्रुप की शेयर होल्डिंग, प्रोमोटर्स की जितनी भी शेयर होल्डिंग है, प्रोमोटर शेयर होल्डिंग डीमैट फॉर्म में, किसमें है? डीमैट फॉर्म में। प्रोमोटर्स की सारी शेयर होल्डिंग डीमैट फॉर्म में है। तो ये वाली जो कंपनी है इनका फास्ट ट्रैक इशू है। फास्ट ट्रैक का मतलब क्या है? इनको जो है, जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस है, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस सेबी में फाइल करने की जरूरत नहीं है, नो नीड। सीधा क्या है, इशू से पहले आरओसी में, सेबी में अपना जो प्रोस्पेक्टस है फाइनल, उस प्रोस्पेक्टस को ये फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस होता है वो फाइल करो, 30 डेज तक वो देखें कि क्या उसमें अमेंडमेंट होना है, ये सारी प्रोसेस से बच जाती है इस तरह की कंपनी।
हाँ जी, तो ये हमने समझा राइट इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में। अब हम समझते हैं प्रेफरेंशियल इशू। अब आ जाइए प्रेफरेंशियल हाँ जी, तो अब हम आते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब आ जाइए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो ये जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या है, ये जो कंपनीज एक्ट है, टू 2013 के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द एक्ट, कंपनी एक्ट 2000 क्या कहता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो सकता है बाई स्पेशल रेजोल्यूशन। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कैसे हो सकते हैं, बाई स्पेशल रेजोल्यूशन। यदि सारे शेयर स्पेशल रेजोल्यूशन हो, डीमैट फॉर्म हो, स्पेशल रेजोल्यूशन हो, डीमैट फॉर्म हो, लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट हो, कि जो कंप्लायंस हो, और पैन नंबर हो, तो स्पेशल रेजोल्यूशन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जा सकता है। स्पेशल रेजोल्यूशन जरूरी है। लेकिन जिसको अलॉट किया जा रहा है, अलॉटी शुड नॉट हैव, यानी प्रपोज्ड अलॉटी should not have sold any share in last 6 months। लास्ट 6 months में उसने कोई शेयर सोल्ड नहीं किया होना चाहिए। समझ में आया? लास्ट 6 month में उसने कोई शेयर सोल्ड नहीं किया होना चाहिए, तभी वो जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर
किया जा सकता है। ओके, अब क्या है, अब इसकी प्राइसिंग क्या होगी। जो प्राइसिंग है, प्रेफरेंशियल जो शेयर है, अलॉटमेंट है, उसकी प्राइसिंग क्या होगी। तो प्राइसिंग होगी हायर ऑफ टू, हायर ऑफ नंबर 1 6 मंथ की जो भी हाई लो का एवरेज होगा, हाई और लो का एवरेज होगा 6 मंथ का, 6 मंथ का वीकली हाई, लो, ये हाई लो कब का देखा जाएगा, क्लोजिंग प्राइस का। हर वीक का क्लोजिंग प्राइस का जो हाई और लो होगा उसका एवरेज कर लिया जाएगा पिछले 6 मंथ का, यानी 24 वीक हो जाएंगे लगभग 6 मंथ में 26 वीक हो जाते हैं, यानी 26 वीक्स का हाई लो ले लिया जाएगा। ठीक है, या फिर 2 मंथ्स का ले लिया जाएगा, 6 मंथ का ले लो ये, या 2 मंथ्स का ले लो। और ये जो 6 मंथ, अब ये जो 6 मंथ 2 मंथ्स कहां से कैलकुलेट किया जाएंगे, ये किए जाएंगे 30 डेज बिफोर जनरल मीटिंग, जहां पे ये रिजोल्यूशन पास हुआ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का, ये स्पेशल रिजोल्यूशन, उससे जो 30 दिन पहले वाले जो वीक्स होंगे, उन वीक्स में या तो 6 वीक्स का ले लो या 2 वीक्स का ले लो। ठीक है, अब इसमें स्टॉक एक्सचेंज कौन सा देखा जाएगा, वो वाला स्टॉक एक्सचेंज देखा जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज कौन सा देखा जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज वो देखा जाएगा, ये जो है उस स्टॉक एक्सचेंज के देखे जाएंगे। यदि एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में है तो जिसमें हायर वॉल्यूम है, जिसमें वॉल्यूम हायर है वो वाला स्टॉक एक्सचेंज देखेंगे। ओके, क्लियर। अगर 6 महीने से कम हो तो क्या होगा, अब क्या होता है, अब ये 6 महीने है ही नहीं तो क्या होगा, यदि 6 महीने से कंपनी जो है वो 6 महीने से कम की है, ये कंपनी ये हम गलत लिख गए थे 2 वीक्स। अब ये जो कंपनी है, कंपनी 6 महीने से पहले की है, तो फर्स्ट आईपीओ के केस में
जो आईपीओ की जो प्राइस थी, इशू प्राइस, उस पर कर लीजिए। और यदि कोई अमलगामेशन वगैरह हुआ हो तो जो हाई कोर्ट ने जो भी प्राइस दी हो, हाई कोर्ट प्राइस, ठीक है, तो वो वाली ले लीजिए, अमलगामेशन वाली, ठीक। और अगर 6 महीने और 2 भी उससे भी कम है तो जितने दिन लिस्ट रही, लिस्ट रेट से बिगनिंग से ले लीजिए। तो प्रेफरेंशियल में हमने क्या क्या चीजें बताई? हाँ जी, तो क्या क्या चीजें बता दी बेटे। प्राइसिंग यदि ये लेंगे, लेकिन यदि 6 महीने की हमारे पे प्राइस अवेलेबल ही नहीं हो तो क्या करेंगे? तो यदि इनिशियल पब्लिक ऑफर है, पहली बार कंपनी बनी है, ठीक है, 6 महीने अवेलेबल नहीं है, तो जो भी आईपीओ में इशू प्राइस थी वो ले लीजिए। यदि कंपनी का कोई मर्जर अमलगामेशन हुआ है, अमलगामेशन हुआ है अंडर सेक्शन 394, ठीक है, तो अमलगामेशन हुआ है, तो सेक्शंस तो पहले 394 था पुराने एक्ट का, अब कंपनी एक्ट 2013 में बदल गया। तो आईपीओ इशू का मर्जर अमलगामेशन हुआ है तो वो प्राइस ले लीजिए, ठीक है। और अगर 6 वीक्स की नहीं अवेलेबल, 2 वीक्स की ले लीजिए। 2 वीक्स की भी नहीं अवेलेबल तो सिंस लिस्टिंग ले लीजिए, जितने दिन का है, जितने वीक्स हैं उनका एवरेज ले लीजिए, ओके। अब ये प्राइस दे दी, लेकिन बाद में जो है ना 6 मंथ का जब एवरेज आया तो वो ज्यादा आ गया, तो डिफरेंस विल बी पेड बाय द एलओटी। अभी तो हमने अलॉट कर दिया इस बेसिस पे 2 वीक्स के पे या 1 वीक्स पे, लेकिन कोई 6 वीक्स अवेलेबल ही नहीं थे। जब 6 वीक्स हो गए, मतलब जब वीक्स थे ही नहीं, जब 6 मंथ हो गए, तब हमने एवरेज निकाला तो कुछ एवरेज ज्यादा आया, तो जितना डिफरेंस है उतना एलओटी पे करेगा, ओके। अब आ जाइए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में लॉक इन की रिक्वायरमेंट। ये समझ में आ गया आपको? इसको इरेज कर दें, हाँ जी। तो अब समझिए लॉक इन की रिक्वायरमेंट। अब प्रेफरेंशियल में लॉक इन की रिक्वायरमेंट आप समझिए। लॉक इन की रिक्वायरमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स में लॉक इन रिक्वायरमेंट। तो ये जो है, जो भी प्रेफरेंशियल इशू हुआ है, इसकी लॉक इन रिक्वायरमेंट है 3 इयर्स, ठीक है। तो ये जो 3 इयर्स की रिक्वायरमेंट है, कितना 20%,
देखो लॉक इन रिक्वायरमेंट प्रेफरेंशियल इशू यदि प्रमोटर्स को किया गया है तो प्रमोटर्स की रिक्वायरमेंट क्या है? प्रमोटर्स की 3 इयर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट कब तक है? 20% ऑफ द टोटल इशू, टोटल कैपिटल, और यदि 20% से एक्सेस है प्रेफरेंशियल मिला के तो 1 ईयर की रिक्वायरमेंट है। ये हमने पहले भी बताया आपको। हाँ जी, बात कुछ समझ में आई कि 3 ईयर की रिक्वायरमेंट है अप टू 20%, और उससे ऊपर वाला है तो 1 ईयर की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रमोटर्स के लिए। अब यदि प्रेफरेंशियल इशू लॉक इन रिक्वायरमेंट, ये जो प्रेफरेंशियल इशू एक तो प्रमोटर्स को अलॉट हो सकता है, और लॉक इन रिक्वायरमेंट फॉर अदर्स, प्रमोटर्स के अलावा अदर्स को यदि इशू हुआ तो 1 ईयर है। लॉक इन रिक्वायरमेंट प्रमोटर्स को अप टू 30%, हाँ जी, अप टू 20% तो क्या है? तो आपने एक समझा, तो आज यहां तक आज हम कंप्लीट करते हैं। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में हमने बताया जो भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स है वो 2 लोगों को हो सकता है, या तो हो सकता है प्रमोटर्स को या अदर्स को। तो प्रमोटर्स में अगर वो 20% टोटल कैपिटल का 20% से प्रमोटर्स का है तब तो 3 इयर्स की रिक्वायरमेंट होगी, उससे एक्सेस है तो 1 ईयर की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो आज हम इस लेक्चर में यहीं तक खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ठीक है, तब तक आप इसको समझिए, देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी।